हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी का स्वागत है हमारी पैथोलॉजी की सीरीज़ में, जिसमें हम कंप्लीट पैथोलॉजी को बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में इनका सचदेव मैम के पैथो प्रॉफ बस्टर नोट्स से आप उनके लेक्चर्स भी देख सकते हो उनके मेड लाइफ चैनल के ऊपर। मेड लाइफ ऑल्सो उनका ऐप भी अवेलेबल है, वहाँ पे उन्होंने पेड कोर्स दिया हुआ है और बट उन्हीं के नोट्स को मैं अभी यूट्यूब पे आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। और आज हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, जिसमें कि हमें इन्फ्लामेशन को कंप्लीट करना है, ऑल्सो वुंड हीलिंग एंड रिपेयर को समझना है कि ये क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, जल्दी जल्दी चलेंगे, समझने की कोशिश करते रहना। अगर कुछ ना समझाए तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट हमारी ख़त्म कर लिया, उसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे हमने कर लिए हैं। देन आज है हमारे सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने का टाइम, उसमें ये आ गया। ठीक है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे पहले इन्फ्लामेशन, देन वुंड हीलिंग एंड रिपेयर। सबसे पहले हम इन्फ्लामेशन की बात करेंगे। इन्फ्लामेशन ना दो टाइप्स की होती है। ठीक है, इन्फ्लामेशन होती है दो टाइप की, एक होती है एक्यूट और एक होती है क्रॉनिक। ठीक है, एक्यूट आगे ना इसमें दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, एक तो आते हैं वेस्कुलर इवेंट्स जो वेसल के साथ हो रहे हैं, एक होते हैं सेलुलर इवेंट्स जो सेल्स के साथ होते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट इसकी ओवरव्यू है एक टाइप का इन्फ्लेमेशन का, कि इन्फ्लेमेशन दो टाइप की होती है, अक्यूट एंड क्रॉनिक। अक्यूट आगे वेस्कुलर एंड सेलुलर इवेंट्स में डिवाइडेड होती है। तो इस आज के चैप्टर में जो जे वाला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे हम इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, और उसमें अक्यूट इन्फ्लेमेशन, उसके कार्डिनल साइंस, स्टेप्स एंड वेस्कुलर साइंस, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिपल रिस्पॉन्स। सबसे पहले तो इन्फ्लेमेशन है क्या? इट्स अ बॉडी डिफेंस रिएक्शन। ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है टू एलिमिनेट और लिमिट द स्प्रेड ऑफ इंजूरियस एजेंट, फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ नेक्रोस्ड सेल एंड रिपेयर ऑफ द डैमेज्ड टिश्यू। मतलब कि बॉडी का डिफेंस रिएक्शन है जिसमें हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं या फिर लिमिट करने की कोशिश करते हैं जो भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो रहा है, और उसके साथ साथ हम सेल्स को भी रिमूव करते हैं ऑल्सो, और ऑल्सो उन सेल्स को हम रिपेयर भी करते हैं। इन्वॉल्व कौन कौन से सेल्स होते हैं? डब्ल्यूबीसी मेनली फाइटिंग सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अभी क्लासिफिकेशन में दो टाइप की है, अक्यूट एंड क्रॉनिक। ये आपके वाइवा में हर बार पूछा जाएगा, और अगर आपको ये भी नहीं आता होगा तो इसके बेसिस पे आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, बट अगर आपको ये आते हैं तो एक अच्छा प्रभाव पड़ता है आपका एग्जामिनर के ऊपर। अक्यूट के नाम से पता चल रहा है कि ये रैपिड है, क्रॉनिक से मतलब ये लेट ऑनसेट है इसका। ठीक है, अक्यूट में रैपिड ऑनसेट होता है, जल्दी आ जाती है, बट ये थोड़ा लेट आती है। अक्यूट रैपिड है, जल्दी आती है, जल्दी चली जाती है, शॉर्ट ड्यूरेशन है। बट क्रॉनिक इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। अक्यूट में शॉर्ट ड्यूरेशन है और रैपिड है, क्रॉनिक में लेट है और लॉन्गर ड्यूरेशन है। इसमें एडिमा होता है। ठीक है, बट क्रॉनिक में ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा ग्रेनुलोमा होता क्या है, कंप्लीटली एक एक उसकी चीज़ बताएंगे। और एक्यूट में न्यूट्रोफिल्स इन्वॉल्व होते हैं, मेन सेल्स होते हैं, बट क्रॉनिक में मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि अक्यूट एंड क्रॉनिक होती है। ठीक है, अक्यूट क्या रैपिड है एंड शॉर्ट है, क्रॉनिक क्या लेट है एंड लॉन्ग है। इसमें कौन से सेल्स हैं? न्यूट्रोफिल्स हैं। ठीक है, इसमें कौन से हैं? मैक्रोफेजेस हैं एंड लिम्फोसाइट्स हैं। इसमें क्या है? एडिमा, और क्रॉनिक में है अपना ग्रेनुलोमा। आई होप आप समझ जो, क्योंकि उसके बाद हम करते हैं शुरू एक्यूट इन्फ्लेमेशन से, जो कि रैपिड है, शॉर्ट है, एडिमा एंड न्यूट्रोफिल्स होता है। इसके 5 कार्डिनल साइंस है। ठीक है, पांचों को अपने फिंगर टिप्स पे कर लो। ठीक है, पहली फिंगर रिबरकुलोर, फिर ट्यूमोर, डेलोर, फंक्शुलिसा। ठीक है, रिबोर क्या होता है? आर फॉर रिबोर, आर फॉर रेडनेस। ठीक है, रेडनेस आना। सी फॉर कैलोर, सी फॉर कैलोर से आप ना मतलब याद कर सकते हो केल्विन के, सी से केल्विन याद कर लो ताकि टेम्परेचर, जो कि लोकल टेम्परेचर का इंक्रीज होना, किलोर। ट्यूमोर, ट्यूमर से हम आप याद कर सकते हो, ट्यूमर में क्या होता है ना, सेल का मास बन जाता है, वो स्वेल कर जाता है, तो उससे स्वेलिंग। डोलोर मतलब पेन, पेन में हम डोलो टैबलेट होती है ना, डोलो टैबलेट लेते हैं, वो पेन के लिए होती है, तो वहां से याद कर सकते हो। फंक्शनलिज्म, फंक्शन से ही समझ आ रहा है कि लॉस ऑफ
फंक्शन, ठीक है। रूबोर, केलोर, ट्यूमोर, डोलोर, फंक्शन लेसा। अभी एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दो इवेंट्स होते हैं, वेस्कुलर एंड सेलुलर इवेंट्स। वेस्कुलर नाम से ही समझ आ रहा है वेसल के साथ हो रहा है, सेलुलर मतलब सेल्स के साथ हो रहा है। तो हम 5 वेस्कुलर इवेंट्स है, 6 सेलुलर इवेंट्स है। डरो मत, आराम से याद हो जाएंगे ये, ठीक है। जैसे जैसे मैं समझाता जाऊंगा वैसे वैसे ये चीज़ तुम्हारी चीज़ें याद होती जाएंगी, और एक बार आपको इसके बाद में रीड कर लेना। वेस्कुलर इवेंट्स में क्या है, ट्रांजिएंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, परसिस्टेंट वेजोडाइलेशन। पहले वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी, फिर वेजोडाइलेशन होगी। वेजोडाइलेशन के से क्या होगा, ब्लड जमा होने लग जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, एंड उसके बाद होएगा स्लोइंग और स्टेसिस। इसी के साथ साथ वेस्कुलर इवेंट के साथ साथ ही माइग्रेशन, रोलिंग, एडहेशन, ट्रांसमाइग्रेशन, कीमोटैक्सिस एंड फैगोसाइटोसिस चल रहा होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वेस्कुलर इवेंट्स। ये ऊपर स्किन बनाई हुई है हमने येलो कलर की, ये कोई माइक्रोब है जो इन्वेड करके है स्किन के अंदर, और ये हमारी है ब्लड वेसल, ठीक है। और उसके अंदर है WBC। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई इंजरी हो गई, ठीक है, यहाँ पे माइक्रोब आ गया, इंजरी हो गई, अंदर चल गया माइक्रोब, ठीक है। तो क्या होगा, ट्रांजिएंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन 3 to 5 सेकंड होगा माइल्ड इंजरी में, 5 मिनट्स होगा सीवियर इंजरी में। मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लेंचिंग में, ठीक है, ब्लेंचिंग के लिए। लाइक ये ना नीचे को ऐसे चल जाता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई। उसके बाद क्या होगा, परसिस्टेंट वेजोडाइलेशन। वेजो कंस्ट्रिक्शन के बाद वेजोडाइलेशन हो जाएगी, ये बाहर को चली जाएगी हमारी ब्लड वेसल, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होगा, एक तो हमें रेडनेस आ जाएगी, और क्या होगा, कैलोर आ जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड गर्म होता है, थोड़ा सा वार्म होता है, तो वार्म फील होएगा। और रेडनेस भी आ जाएगी, क्योंकि ब्लड जमा हो रहा है, जिसकी वजह से रेडनेस आ गई, जमा होने की वजह से वो भी आ गया। अभी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ गया। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होगा, मतलब ये होता है, जो प्रेशर होता है ना, ये प्रेशर क्या होता है, फ्लूइड को बाहर भेजता है कैपिलरी से। और ऑन्कोटिक प्रेशर होता है जो अंदर लेके आता है फ्लूइड को कैपिलरी के। तो इसमें क्या होता है, हमारे जो एडिमे, जिसमें क्या होता है, ट्रांसड्यूएट होता है, जो कि होता है मतलब कि फ्लूइड होता है ना हमारा, जो ब्लड वेसल में ब्लड है, ब्लड में क्या है, फ्लूइड ही है, वो फ्लूइड बाहर वाली साइड जाने लग जाता है, ठीक है। ओनली फ्लूइड फ्लूइड बाहर जाएगा। अभी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से ट्रांसड्यूएट होगा, ठीक है, ट्रांसड्यू एट, जिसमें सिर्फ फ्लूइड बाहर जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। अभी फ्लूइड जाएगा तो ट्यूमोर हो जाएगा, ठीक है, ट्यूमोर हो गया मतलब स्वेलिंग मिल गई। उसके बाद क्या होगा, वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज करेंगे। ये देखो यहाँ पे कितनी एंडोथेलियम पास पास है, ठीक है, यहाँ पे एंडोथेलियम पास पास है, बट यहाँ पे चेक करो उनके अंदर स्पेस है, मतलब परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई, वो परमिएबल हो गए। अभी पहले तो फ्लूइड था, सिर्फ फ्लूइड था, अभी फ्लूइड के साथ और भी चीजें आ गई, प्रोटीन्स आ गई। अभी फ्लूइड प्लस प्रोटीन को क्या बोलेंगे हम, एक्सुडेट, मतलब ट्रांसड्यूएट एक्सुडेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हमने अभी तक 4 स्टेप्स पढ़े हैं, इसके आगे ना होता है, मतलब डिपेंड करता है वेस्कुलर परमेबिलिटी कैसे है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। पहले होते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसमें हमें मिलती है ब्लेंचिंग, ठीक है, ब्लेंचिंग। उसके बाद परसिस्टेंट वेजोडाइलेशन होते हैं, जिसमें क्या मिलता है, रूबोर एंड केलोर हो जाता है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ गई है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने से क्या हो जाएगा, ट्रांसड्यूएट, और परमेबिलिटी बढ़ने से क्या हो जाएगा, एक्सुडेट। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, ब्लेंचिंग, रूबोर प्लस केलोर, उसके बाद क्या बनेगा हमारा, ट्रांसड्यूएट, देन एक्सुडेट। अभी वेस्कुलर परमेबिलिटी कैसे बढ़ती है, इसको पढ़ते हैं हम, ठीक है। वेस्कुलर परमेबिलिटी में ना एक चीज आपको याद रखनी है, एलिवेशन इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो रहा है, अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है तो फ्लूइड बाहर जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसड्यूएट। बट अगर वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ रही है तो क्या होगा, फ्लूइड प्रोटीन सेल्स बाहर जाएंगे, उसको बोलेंगे हम एक्सुडेट। इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, भाई भाई पूछ सकते हैं। अभी वेस्कुलर परमेबिलिटी कैसे बढ़ सकती है, इसके ना मैकेनिज्म है, और है 5 मैकेनिज्म, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ से बढ़ा देता हूँ मैं। फर्स्ट है एंडोथेलियल गैप्स बनना। एंडोथेलियल गैप्स कैसे बनेंगे, डायरेक्ट एंडोथेलियल गैप्स बन जाएंगे, हमारे जो एंडोथेलियल सेल्स है वो क्या कर जाएंगे, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे,
ये छोटे छोटे हो जाएंगे, ठीक है, छोटे छोटे हो गए तो यहाँ पे स्पेस बन जाएगी ना इनके बीच में। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर गए तो स्पेस बन जाएगी बीच में, तो ऑटोमेटिकली गैप्स बन गए। या फिर डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी। डायरेक्ट कैसे? माइक्रोब ने एंडोथेलियम को तोड़ दिया, माइक्रोब ने इंजरी कर दी, ठीक है, माइक्रोब ने इंजरी कर दी। या फिर ल्यूकोसाइट मीडिएटेड, माइक्रोब ने नहीं करी तो डब्ल्यूबीसी ने कर दी, ठीक है। या फिर क्या हुआ? इंक्रीज्ड ट्रांससाइटोसिस। इसमें क्या होता है ना, सेल के अंदर पोर्स बन जाते हैं, आपको दिख भी रहे होंगे पोर्स, तो जिसमें से बाहर जा सकते हैं सेल्स, ठीक है। ऑल्सो लीकेज फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। अभी न्यू ब्लड वेसल्स जो फॉर्म होती हैं, लाइक न्यूली फॉर्म्ड ब्लड वेसल्स, उनमें होता है लीकेज। न्यूली फॉर्म्ड ब्लड वेसल्स में होता है लीकेज, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? एंडोथेलियल गैप्स कैसे बन सकते हैं? या तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे, डायरेक्ट माइक्रोब इंजरी कर देगा, ठीक है। या फिर ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी खुद से इंजरी कर देंगे, पोर्स बन सकते हैं सेल्स के अंदर, या फिर न्यू ब्लड वेसल्स जो बन रही हैं उनकी वजह से हो सकता है, ठीक है। एंडोथेलियल गैप सिर्फ वेन्यूल्स में पड़ सकते हैं और ये इमीडिएट होते हैं, ट्रांजिट होते हैं थोड़े टाइम के लिए। माइक्रोब सभी वेसल्स में इंजरी कर सकता है, आर्टरी में भी कर सकता है, वेन में भी कर सकता है, कैपिलरी में भी कर सकता है। ल्यूकोसाइट एंड ट्रांससाइटोसिस वेन्यूल्स में होता है और ये प्रोलॉन्ग्ड होते हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद आता है स्लोइंग स्ट्रेसेस, जिसमें क्या होता है ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज ब्लड बहुत ज़्यादा यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। और ये हो गए हमारे 5 स्टेप्स ख़त्म, जिसमें कि हमने सबसे पहले हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। वेस्कुलर इवेंट्स पढ़े हैं हमने, पहले हुई थी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, फिर हुई थी परसिस्टेंट वेजो डायलेशन। उसके बाद थर्ड स्टेप था ये थी 3 to 5 मिनट्स के लिए, सेकेंड्स के लिए, इसमें था ब्लेंचिंग, ठीक है। वेजोडाइलेशन में क्या था? रूबोर प्लस कैलोर। और उसके बाद था इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बढ़ने से क्या होगा? ट्रांसजुएट, मतलब ओनली फ्लूइड बाहर जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ट्यूमोर। उसके बाद क्या होएगा अपना? इंक्रीज्ड परमेबिलिटी। इंक्रीज परमेबिलिटी में क्या होगा? एक्सुडेट। इसके हमने पढ़े थे डायरेक्ट इंजरी, गैप्स, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा। ल्यूकोसाइट इंजरी, न्यू ब्लड वेसल्स हो सकती हैं, ठीक है, न्यू ब्लड वेसल की वजह से भी हो सकता है। और क्या होगा? पोर्स बन जाएंगे। और उसके बाद आएगा स्लोइंग स्टेसिस। अभी ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या होता है ना, इसको इसको बोलते हैं लुइस एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। लुइस इंड्यूस द चेंजेस इन द स्किन बाय द इनर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म। उसने फोर आर्म पे ये किया था बाय फिल्म स्ट्रोकिंग विद द ब्लंट पॉइंट। और जिससे हमें पता चला अगर रेड लाइन है तो वो क्या कर रही है? लोकल वेजोडाइलेशन ऑफ कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स को दिखा रही है। और उसके बाद फ्लेयर आएगा, ब्राइट रेडिश सराउंडिंग रेड लाइन एंड रिजल्ट्स फ्रॉम द वेजोडाइलेशन, ठीक है, ऑफ द एडजेसेंट आर्टीरियोल्स। उसके बाद व्हील स्वेलिंग और ड्यू टू द ट्रांसड्यूएशन ऑफ द फ्लूइड। उसने ये 3 स्टेजेस बताई थी अपने ट्रिपल रिस्पॉन्स की। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वाइवा में जस्ट पूछ सकते हैं आपको। उसके बाद आ जाते हैं हमारे सेलुलर इवेंट्स। सेलुलर इवेंट्स में क्या होता है? ये ना सबसे पहला कन्फ्यूजन तो यही होता है बच्चों को कि वेस्कुलर इवेंट्स हैं तो सेलुलर क्या है, ठीक है। सेल जब वेस्कुलर इवेंट्स चल रहे थे तब अपना वो हो रहे थे, तब सेलुलर इवेंट्स भी साथ साथ चल रहे थे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सेलुलर इवेंट्स। तो अभी उसमें क्या है? एक्यूट इन्फ्लेमेशन के हमने स्टेप्स देख लेंगे, हम वेस्कुलर इवेंट्स की समरी देख लेंगे थोड़ी, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेलुलर इवेंट्स, ठीक है। सॉरी, वेस्कुलर इवेंट्स की समरी देख लेंगे, देन अपने सेलुलर इवेंट्स पढ़ेंगे। ये हमने अभी अभी मैंने रिवाइज करवाए हैं, तो हमको अभी करते हैं हम सेलुलर। सेलुलर में क्या होता है? हमारे पास क्या होता है? माइग्रेशन। सबसे पहले तो क्या होगा? ये डब्ल्यूबीसी है, ये माइग्रेट करेगा एंडोथीलियम की तरफ, उस ठीक है, माइग्रेशन हो गई। तो अभी ये क्या करेगा? उसके ऊपर रोलिंग शुरू करने लग जाएगा। पहले ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, फिर ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, आगे आगे ऐसे रोलिंग करता जाएगा और इसको बोलते हैं रोलिंग। बॉन्ड्स बनते जाते हैं और आगे रोल करता जाता है। उसके बाद वो एक जगह पे रुक जाएगा, जैसे इस बॉन्ड पे रुक गया तो इसको बोलते हैं हम अडहेशन। रुक गया, उसके बाद वो क्या करेगा? वो ब्लड वेसल से बाहर जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रांस माइग्रेशन या फिर डायपेडेसिस। उसके बाद क्या होता है? कोई माइक्रोब है, माइक्रोब कोई केमिकल्स सिक्रीट करता रहता है, ठीक है, वो केमिकल्स इसको अट्रैक्ट करते हैं।
केमिकल्स के द्वारा डब्ल्यूबीसी अट्रैक्ट होता है, उसको बोलते हैं कीमोटैक्सिस, और उसके बाद वो उसको खा जाता है, जो कि होता है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ आएंगे कि वो पहले माइग्रेट करेगा, फिर रोल करेगा, फिर वो एक जगह रुक जाएगा, एडहेशन, देन बाहर जाके कीमोटैक्सिस के थ्रू उसको इनगल्फ कर लेगा। तो माइग्रेशन में देख लेते हैं, नॉर्मली क्या होता है, डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी ना सेंट्रल स्ट्रीम में होते हैं, लाइक ये ब्लड वेसल है, ठीक है, तो उसके वो सेंटर में होंगे, ठीक है, सारे सेल्स, पेरीफेरी की तरफ कोई नहीं होगा। बट अगर उसको इंजरी होगी ब्लड वेसल्स को, तो क्या होगा, डब्ल्यूबीसी लीव एंड एंटर टू द पेरीफेरी ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है, एक्सियल फ्लो को वो ब्रेक करके पेरीफेरी की तरफ चल जाएगा। उसके बाद ट्रांजिएंट बॉन्ड बिटवीन डब्ल्यूबीसी एंड एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स के साथ वो ट्रांजिएंट बॉन्ड बनाएगा, रोलिंग करके आगे मूव कर जाएगा। उसके बाद अडहेशन होगा, जिसके साथ उनका बॉन्ड थोड़ा सा फर्म हो जाएगा एंड वो बाहर जाने की कोशिश करेगा। अभी ये ना अलग अलग बॉन्ड्स हैं, पी सिलेक्टिन का, जैसे ये देखो, सी एल आई ल्यूइस एक्स के साथ क्या बनता है, पी सिलेक्टिन, फिर ई सिलेक्टिन, फिर ग्लाइकेम, यहाँ वैसे ही सी एल आई ल्यूइस एक्स, फिर एल सिलेक्टिन, बी टू इंटीग्रिन, बी वन इंटीग्रिन। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपको समझ आ जाए, उस वजह उसके लिए, ठीक है। उसके बाद है डायपेडेसिस, बिकॉज वो से ही अपना डब्ल्यूबीसी है जो वो बाहर को मूव करता है, स्केप आउट कर जाएगा, ठीक है, पैसिव फिनोमिना है ये। उसके बाद कीमोटैक्सिस, ये चार चीज़ें होती हैं, ठीक है, LTB4, C3A, C5A एंड इंटरल्यूकिन 8, ये सारी चीज़ें होती हैं जो अट्रैक्ट करती हैं अपने डब्ल्यूबीसी को, ठीक है। उसके बाद वो फैगोसाइट्स कर लेगा और उसके बाद माइक्रोब को डिस्ट्रॉय कर देगा। अभी फैगोसाइटोसिस के भी स्टेप्स हैं, ठीक है। फैगोसाइटोसिस कैसे होता है, पहले वो रिकॉग्नाइज करेगा उसको, उसके साथ अटैच करेगा, फिर उसको इनगल्फ करेगा, देन उसकी किलिंग होगी एंड डिग्रेडेशन होगी। तो सबसे पहले वो रिकॉग्नाइज करेगा कि मुझे इसी चीज़ को खाना है, वो बॉडी का कहीं सेल तो नहीं है, वो फॉरेन ही है ना, माइक्रोब ही है ना जिसको वो खा रहा है। उसके बाद वो उसको अटैच करेगा, फिर इनगल्फ करेगा, देन किलिंग करेगा। किलिंग ऐसे होते हैं, एमपीओ डिपेंडेंट एंड एमपीओ इंडिपेंडेंट, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, माइक्रोब बाइंड्स टू द फेगोसाइट रिसेप्टर, ये है हमारा माइक्रोब, ठीक है, ये है फेगोसाइटिक रिसेप्टर। तो ये इसको अंदर इनगल्फ कर गया और अभी बन गया फेगोजोम। अभी क्या होगा, हमारे लाइजोजोम होते हैं जो सेल्स के, ठीक है, लाइजोजोम है जो मैक्रोफेजेस के डब्ल्यूबीसी के, वो इसके साथ फ्यूज कर जाएंगे और उसको डिग्रेड कर देंगे। इसको बोलते हैं किलिंग एंड डिग्रेडेशन। तो इसमें क्या होता है ना, एमपीओ इंडिपेंडेंट किलिंग होती है एंड एक होती है एमपीओ डिपेंडेंट। एमपीओ अगर इंडिपेंडेंट किलिंग है, सॉरी ये डिपेंडेंट किलिंग है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, वो H2O2 क्या क्या करती है, HOCl में कन्वर्ट कर देता है, हाइपोक्लोरस एसिड इट सेल्फ एंटी बैक्टीरियल एक्शन को शो करता है। बट इसमें ना एमपीओ इंडिपेंडेंट किलिंग में हैबरवीज रिएक्शन आ जाती है एंड एक फेंटन्स रिएक्शन आ जाती है, ठीक है। ये दो रिएक्शन है जिसमें फ्री रेडिकल्स की जनरेशन होती है और देन वो उसको किल कर देते हैं, और ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब जस्ट एक बार इसको देख के जाना, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। क्रॉनिक में हमने पढ़ा था कि ये लेट आती है, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहती है, न्यूट्रोफिल इसमें नहीं होते, सॉरी, लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस मेन सेल्स होते हैं उसके, एंड इसमें बनता है ग्रैन्युलोमा, ठीक है। अगर आपको टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी पता है तो आपके लिए ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ग्रैन्युलोमा, उसकी पैथोजेनेसिस, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, जाइंट सेल ग्रैन्युलोमा एंड ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन के एग्जांपल। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज अ रिस्पॉन्स ऑफ प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन, थोड़ा प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन है, वीक से मंथ के लिए, वीक से लेके मंथ तक का, जिसमें टिश्यू इंजरी, इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर को एग्जिस्ट। तीन चीज़ें याद रखनी है, इन्फ्लामेशन, टिश्यू इंजरी एंड रिपेयर, उसकी सारी चीज़ें इकट्ठी होती है। अभी आ जाता है ग्रैनुलोमा, सॉरी थोड़ा सांस ले लूँ यार, बोलते बोलते थक गया मैं। उसके बाद आ जाता है ग्रैनुलोमा, ठीक है। ग्रैनुलोमा की पैथोजेनेसिस कैसे होती है, बिकॉज ग्रैनुलोमा की ही तो फॉर्मेशन होती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में। अगर आपको पैथोजेनेसिस ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बोल दिया तो आपको यही चीज़ लिख के आनी है। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोमा इज अ टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, जिसमें तीन स्टेप होते हैं। पहले मैक्रोफेज के द्वारा इनगल्फमेंट होती है, वो क्या करता है, CD4 टी सेल्स की एक्टिवेशन करता है। उसके बाद साइटोकाइंस रिलीज होते हैं और साइटोकाइंस ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन करते हैं। तो मैं आई थिंक आपको बना के दिखा देता हूँ, मच ईजियर रह जाएगा, ठीक है। कोई ये माइक्रोब है, ठीक है, एंटीजन है, ये आ गया। एंटीजन क्या करेगा, एंटीजन हमारे
ये रहा एंटीजन, ये है हमारा मैक्रोफेज। मैक्रोफेज के पास आएगा, वो इसको डिग्रेड करने की कोशिश करेगा बट डिग्रेड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या करेगा ये मैक्रोफेज इसको CD4 सेल्स को दे देगा। ठीक है, ये हमारे CD4, जहाँ फिर टी सेल्स, टी सेल्स क्या करेंगे, टी सेल की एक्टिवेशन हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे, वो तीन चीज़ें रिलीज करेंगे, TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 1 और 2 एंड इंटरफेरोन गामा। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो तीन चीज़ें रिलीज कर देंगे, वही हमने पढ़नी है। ठीक है, पहले इनगल्फमेंट ऑफ मैक्रोफेज ये रही, फिर वो आगे CD4 T4 को एक्टिवेट कर देगा, वो वहाँ पे मैंने शो कर दिया। यहाँ पे भी देख सकते हो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास एंटीजन आ गया, ये वाला एंटीजन है। ठीक है, उसने आगे ये CD4 सेल्स को दे दिया, CD4 ने क्या किया, आगे TNF, इंटरफेरोन गामा एंड इंटरल्यूकिन 12 को रिलीज कर दिया। आई थिंक 1 और 2 होता है, ये 12 पता नहीं कैसे लिख दिया, हाँ इंटरल्यूकिन 1 और 2 होता है ये। तो वही चीज़ है, मैक्रोफेज इनगल्फ एंटीजन, ट्राई टू डिस्ट्रॉय इट बट एंटीजन इज पुअरली डिग्रेडेबल, मैक्रोफेज फेल टू डिग्रेड एंड डाइजेस्ट, मैक्रोफेज प्रेजेंटेड टू द CD4 एंटी lymphocyte, CD4 एंटी lymphocyte get activated, release lymphocytes and these are that lymphocytes। अभी इंटरफेरोन गामा क्या करता है, एफ से ये क्या करेगा ना, मैक्रोफेज को बाहर निकालेगा, तो ब्लड से क्या करेगा, ये ब्लड से मैक्रोफेजेस को बाहर लाएगा। ठीक है, वैसे ही इंटरल्यूकिन 1 और 2 क्या करेगा, ये टी सेल को बाहर ले जाएगा, टी सेल की प्रोलिफरेशन कराएगा, एंड TNF अल्फा क्या कराएगा, ये फिब्रोब्लास्ट को लेके आएगा। ठीक है, मैक्रोफेजेस भी आ गए, फिब्रोब्लास्ट भी आ गए, और एक चाहिए होते हैं हमें टी लिम्फोसाइट्स, और वो आ गए इंटरल्यूकिन से लिम्फोसाइट, सॉरी टी मत लिखो इसको, लिम्फोसाइट ही याद कर लो। ठीक है, ओनली लिम्फोसाइट। तो 3 सेल्स आ गए, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट एंड फिब्रोब्लास्ट। मैक्रोफेज क्या करते हैं, मैक्रोफेज ना, जैसे ये मैक्रोफेज है, ठीक है, ये मैंने ब्लड वेसल से मैक्रोफेज को बाहर ले लिया, तो ये क्या करेगा, ये ना एक आगे सेल में कन्वर्ट हो जाएगा एपिथेलॉइड, और ये एपिथेलॉइड सेल आगे कंबाइन करके 2 एपिथेलॉइड सेल्स फ्यूज कर जाएंगे एक में और बना देंगे जाइंट सेल। 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। तो ये एपिथेलॉइड एंड जाइंट सेल्स सेंटर में अवेलेबल होते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेनुलोमा को फॉर्म करते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, जाइंट सेल और एपिथेलॉइड सेल ये वाले हैं, ये वाले एपिथेलॉइड सेल्स हैं। ठीक है, और ये रहा हमारा जाइंट सेल, उसके बाहर आती है एक लेयर जिसमें आते हैं लिम्फोसाइट, तो ये वाली सारी लेयर है लिम्फोसाइट की। ठीक है, ये जो आपको RBC टाइप दिख रहे हैं ना, और उसके बाद ये वाली लेयर आती है फिब्रोब्लास्ट की। तो आपको ग्रेनुलोमा कैसे बनाना है उसका एक मैं डायग्राम बना देता हूँ, बीच में आपको ऐसे सेल्स शो कर देने हैं थोड़े बहुत, जिसमें ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड शो कर दो कुछ को। ठीक है, और उसके बाद बाहर की तरफ एक सेल आएंगे ऐसे, और उसके बाद एक सेल रहते हैं ऐसे, बिल्कुल बाहर वाले हो गए फिब्रोब्लास्ट, उसके अंदर आ गए टी लिम्फोसाइट, देन ये वाले आ गए जाइंट सेल, और ये वाले आ गए एपिथेलॉइड, ये बन गया हमारा ग्रेनुलोमा। ठीक है, तो अभी ग्रेनुलोमा होता क्या है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फोकस ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन का फोकस होता है एपिथेलॉइड सेल, जाइंट सेल एंड लिम्फोसाइट बनाते हैं इसको। स्ट्रक्चर क्या होता है, मैक्रोफेजेस मॉडिफाइड इनटू एपिथेलॉइड सेल, एपिथेलॉइड सेल फ्यूज टू फॉर्म जाइंट सेल। अभी पेरीफेरली टी लिम्फोसाइट होते हैं जिसके ऊपर फिब्रोब्लास्ट होते हैं। ठीक है, ऑल्सो केशियस नेक्रोसिस भी किसी किसी में प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, जैसे टीबी में होती है। अभी जाइंट सेल के टाइप्स क्या हैं, ये होते हैं फॉरेन बॉडी, लांघन टाइप, ट्यूटन टाइप, एन प्लास्टिक एंड रेडस्टीनबर्ग एंड ओस्टियोक्लास्टिक। इनके नाम याद कर लो यार, आई डोंट थिंक सो ये इंपॉर्टेंट है। फॉरेन बॉडी में देखो ये सेंटर में पड़े हैं, लांघन टाइप में या तो ये हॉर्स शू शेप्ड होंगे या फिर ये ऐसे पोल्स के ऊपर आ जाएंगे। ट्यूटन में क्या होता है, सेंटर में ये रिंग बना लेते हैं। ट्यूमर में तो ये ट्यूमर टाइप ही होता है। ठीक है, बट रेडस्टीनबर्ग सेल्स में इनके ऊपर ये ऐसे ना डिस्कलरेशन सी आ जाती है। ये मुझे अभी पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे क्या थी, बट मैंने ये चीज़ें याद नहीं करी थी, मेरा तो ऐसे ही काम चल गया था। आप एक बार फिर भी इसको देख लेना। ठीक है, ये वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद आते हैं ग्रेनुलोमास के टाइप, ये हमने कर ले जाइंट सेल के टाइप। अभी ग्रेनुलोमा के टाइप, केशिएटिंग एंड नॉन केशिएटिंग। केशिएटिंग मतलब केशियस नेक्रोसिस प्रेजेंट है सेंटर में, नॉन केशिएटिंग मतलब केशियस नेक्रोसिस एब्सेंट।
तो ये किस में होता है, ट्यूबरक्लोसिस में भी हो सकता है, ये भी ट्यूबरक्लोसिस में होता है। हिस्टोप्लाज्मोसिस, सार्कोइडोसिस, सिफिलिस, कोक्सीडियोमाइकोसिस एंड हॉजकिन लिम्फोमा। एक होता है नेक्ड ग्रेनुलोमा एंड स्टीलेड ग्रेनुलोमा, ये आप एक बार इसमें देख लेना, ठीक है, रीड करने से समझ आ जाएगा। और ये कुछ एग्जाम्पल है ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन के, इनको भी आप रीड कर लेना, ठीक है। केमिकल मीडिएटर्स में ना ये वाले सिर्फ इंपॉर्टेंट है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, साइटोकाइन एंड अरेकिडोनिक एसिड, ऑल्सो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एंड कॉम्प्लीमेंट्स। ये आप खुद से एक बार इनमें देख लेना। मैं इनको इकट्ठे करवाऊंगा जब मैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ाऊंगा आगे, तो मैं तब करवा दूंगा ये चीज़ें, अभी मैं ये सारी चीज़ें नहीं करवा